हेलो फ्रेंड्स, जिन मेरे पेशेंट्स को ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है, ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने साइज के ओवेरियन सिस्ट को हम सर्जरी के लिए कहते हैं या फिर कौन से साइज के ओवेरियन सिस्ट के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती और ये ओवेरियन सिस्ट कितने टाइप के होते हैं। आज हम डिटेल से जानेंगे कि ओवेरियन सिस्ट के कौन से टाइप खतरनाक हो सकते हैं और कौन से टाइप्स में बिल्कुल भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग से इस बात की टेंशन हटा देनी है कि उसके लिए आपको दवाई चाहिए। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, ओवेरियन सिस्ट की बात करें तो ओवेरियन सिस्ट एक फ्लूइड फिल सैक होती है जो ओवरीज में प्रोड्यूस हो जाती है। एक फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो 2 ओवरीज और यूट्रस से बनता है और दोनों ओवरीज में से अगर किसी भी ओवरीज में ड्यूरिंग नॉर्मल पीरियड्स कोई सिस्ट बन जाए तो हम उसको ओवेरियन सिस्ट कह देते हैं। अब ओवेरियन सिस्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत से साइज हो सकती हैं और इन्हीं साइज को लेके पेशेंट कई बार चिंता करता है। इन ओवेरियन सिस्ट को हम एसिम्प्टोमेटिक भी कह देते हैं कई बार, यानी कि पेशेंट को कई बार इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसको जब वो स्कैन के लिए जाता है तो उसको पता चलता है कि उसको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है और कई बार उसको प्रॉब्लम ये है कि वो पेट दर्द या फिर उसको कोई लोअर एब्डोमिनल ज़्यादा दर्द के कारण वो स्कैन के लिए उसको डॉक्टर एडवाइस करता है और उस अल्ट्रासाउंड में उसको पता चले कि प्रॉब्लम उसको ओवेरियन सिस्ट की है। तो अब 2 टाइप के केसेस हो गए। एक तो वो पेशेंट जिनको ओवेरियन सिस्ट के कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और दूसरी साइड पे वो पेशेंट्स होते हैं जिनको ओवेरियन सिस्ट के कारण कोई सिम्टम प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा फैक्टर जो सबसे बड़ा होता है वो होता है ओवेरियन सिस्ट के साइज का, कि कौन से ओवेरियन सिस्ट के साइज को ऑपरेट की ज़रूरत होती है और कौन से ओवेरियन सिस्ट के साइज को ऑपरेट की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर ओवेरियन सिस्ट का साइज लार्ज भी हो, जैसे कि फॉलिकुलर सिस्ट या फिर कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, उनमें किसी भी अगर साइज बड़ा भी हो जाए तो ज़्यादातर उसको अगर उसमें सर्जरी की एडवाइस नहीं की जाती और वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो सकता है। पर कुछ कैंसरस सिस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए अगर वो साइज में छोटी भी हों तो भी ऑपरेट के लिए एडवाइस किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सी ओवेरियन सिस्ट होती है और कौन से इसमें टाइप्स के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कौन से टाइप्स में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले जिस ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करेंगे वो है ओव्यूलेटरी सिस्ट, यानी कि उसको हम फंक्शनल सिस्ट भी कह देते हैं। ओव्यूलेटरी सिस्ट या फंक्शनल सिस्ट जो है वो पीरियड्स के नॉर्मल साइकिल के दौरान बॉडी में बनती है और वो खुद ब खुद बाद में ऐसे ही बॉडी में डिल्यूट हो जाती है, खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए किसी भी टाइप की मेडिसिन या फिर किसी भी टाइप की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। इन ओव्यूलेटरी सिस्ट को, जो ओव्यूलेटरी सिस्ट है वो नॉर्मल पीरियड्स के दौरान ही पैदा होती है, इसीलिए इसको हम नॉर्मल मानते हैं और इसी की आगे सब 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज द फॉलिकुलर सिस्ट एंड दूसरी है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। अब फॉलिकुलर सिस्ट एंड कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट ये दोनों नॉर्मल मानी जाती हैं और इसको ओव्यूलेटरी सिस्ट का ही एक टाइप माना गया है। फॉलिकुलर सिस्ट और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट को समझने से पहले आपको नॉर्मल ओव्यूलेशन साइकिल को समझना पड़ेगा। दोस्तों, ओवरीज में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसको हम फॉलिकल्स कह देते हैं और जब भी ये फॉलिकल्स हार्मोन के इन्फ्लुएंस में एग प्रोडक्शन करते हैं और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कह देते हैं। फॉलिकल जब भी हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण जब भी उसमें एग हो और एग रिलीज अभी तक ना हुआ हो तो उसको हम फॉलिकुलर सिस्ट कह देते हैं और जब इसमें से एग रिमूव हो जाए या ओवुलेट हो जाए, बाहर निकल जाए, तो उस खाली बचे हुए फॉलिकल सेल को हम कॉर्पस ल्यूटियम कह देते हैं। तो अब ये दोनों सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, दोनों ही बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते। इसके लिए किसी भी टाइप के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। ये एक नॉर्मल जो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में बनता है
और इसके लिए किसी भी टाइप की सर्जरी, किसी भी टाइप की चिंता की जरूरत नहीं होती। अगर आपका अल्ट्रासाउंड ये शो कर रहा है कि आपको फॉलिकुलर सिस्ट है या फिर आपको कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है, तो प्लीज आप इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करें, किसी भी डॉक्टर के पास ना जाएं। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है आपकी बॉडी का। अब फंक्शनल सिस्ट के साइज की बात कर लें तो दोस्तों, ज्यादातर जो फंक्शनल सिस्ट का जो साइज होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर तक होता है। ज़्यादातर 2 से 3 या 5 सेंटीमीटर तक इसका साइज नॉर्मल कहा गया है, और इस टाइम तक उनमें से ओवुलेट यानी कि एग जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अगर इसके से थोड़ा सा बड़ा साइज भी हो तो भी कई बार इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं की जाती, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है और एग की ओवुलेशन होने के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं डर्मॉइड सिस्ट या फिर जिनको हम टेरेटोमास कह देते हैं। दोस्तों, जो डर्मॉइड सिस्ट होती हैं वो कैंसरस होती हैं, इसको सर्जरी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए इनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डर्मॉइड सिस्ट जो है वो बाय बर्थ पेशेंट में होती है, ये बाद में प्रोड्यूस नहीं होती, पर जब भी किसी पेशेंट में डर्मॉइड सिस्ट जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट से यानी कि मेनार्की से ही उसका साइज़ फिर बढ़ने लगता है। और अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये जब भी इसका साइज बड़ा होगा तो उससे इसमें पेशेंट को पेन हो सकती है या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कुछ केसेस में डर्मॉइड सिस्ट जो है वो साइलेंट होती है, पेशेंट को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। जब भी डर्मॉइड सिस्ट का साइज इनलार्ज होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये आसपास के स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर डालेगी, जिससे कि पेशेंट को क्लिनिकल फीचर्स जो आते हैं जैसे कि पेन की प्रॉब्लम होती है या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन। डर्मॉइड सिस्ट के साइज के बारे में बात करें तो ये 15 सेंटीमीटर तक भी बढ़ सकता है। डर्मॉइड सिस्ट की एक खास बात है कि ये इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है और इसीलिए कई बार पेशेंट को इसकी प्रॉब्लम का पता नहीं चलता, और जब भी अल्ट्रासाउंड हो तब भी इसकी इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। तो इसका जो ग्रोथ साइज है कुछ पेशेंट्स में वेरी करता है, कुछ में साइज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है और कुछ में जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसका जो प्रोग्नोसिस है यानी कि इसका ट्रीटमेंट पार्ट है वो है कि इसको सर्जिकली रिमूव कर देना चाहिए बॉडी से, नहीं तो ये बाद में बॉडी में कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तीसरी जो सिस्ट है वो ओवेरियन सिस्ट है, उसको हम सिस्ट एडिनोमास कह देते हैं। सिस्ट एडिनोमास जो है वो ओवरीज के सरफेस पे प्रोड्यूस होती हैं। इसका साइज जो है वो बेसिकली काफ़ी बड़ा हो सकता है और देखने में ये फंक्शनल सिस्ट की तरह ही दिखते हैं, पर इनका साइज जो है वो बढ़ता ही जाता है। जैसे फंक्शनल सिस्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद खुद ब खुद डिसअपियर हो जाते हैं, पर सिस्ट एडिनोमास जो हैं वो खुद ब खुद डिसअपियर नहीं होते। इसके लिए हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और कई बार तो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सिस्ट एडिनोमास के जो रिसर्च पेपर्स में साइज़ हैं वो काफ़ी बड़ा भी बताया गया है कि कई बार तो ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक भी इसका साइज हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सिस्ट एडिनोमा को फॉलिकुलर सिस्ट से अलग मान के इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। चौथी जो सिस्ट है वो है एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोमा या फिर हम इसको कहें चॉकलेट सिस्ट। दोस्तों, चॉकलेट सिस्ट की बात करें तो जो एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन होती है उसके कारण ये बॉडी में अपीयर होती है। एंडोमेट्रियोसिस को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वही लाइनिंग अगर ओवरीज की सरफेस पे भी मिलने लगे या फिर उसकी सरफेस पे चली जाए तो उसके कारण वहां पे जो सेल हैं वो जनरेट करने लगते हैं, वो बढ़ने लगते हैं और यही कंडीशन बाद में एंडोमेट्रियोमा की कंडीशन को पैदा कर देती है। एंडोमेट्रियोमा सिस्ट जो है वो बन जाती है। इसमें जो फ्लूइड होता है वो डार्क ब्राउन होता है, इसीलिए इसको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। और साथ ही साथ इसके कारण जैसे नॉर्मल साइकिल के दौरान यूट्रस में जो सिक्रीशंस होती हैं वैसे ही एंडोमेट्रियोमा में भी जो सिक्रीशंस हैं वो बढ़ने लगती हैं। इसी के कारण जो बाद में जो इसकी प्रॉब्लम होती है और वही एंडोमेट्रियोमा कई बार पेशेंट को पेन करता है। एंडोमेट्रियोमा का साइज जो है वो बढ़ता जाता है और कई बार ये पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एक्यूट पेन जो है एब्डोमेन की वो कर देता है। साइज वेरी करता है, कई बार ये छोटे साइज की भी मिलती है, कई बार ये सेंटीमीटर्स में भी बढ़ जाती है।
अब बात करते हैं कि ओवेरियन सिस्ट में जो ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट लाइन कैसे होना चाहिए। दोस्तों, ओवेरियन सिस्ट में साइज भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि पर साथ ही साथ हमें पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स को भी साथ में कंसिडर करना पड़ता है। ज़्यादातर ओवेरियन सिस्ट जो हैं वो साइलेंट होती हैं, इस पेशेंट में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, पर कुछ पेशेंट्स में ये एक्यूट पेन जो एब्डोमेन की वो कर देती हैं और साथ ही साथ पेशेंट को एक फुलनेस की फीलिंग होती है पेट में, और कई बार बहुत ही ज़्यादा शार्प एंड डल पेन जो है लोअर एब्डोमेन में होती है, जिसके कारण पेशेंट जो है वो कई बार स्ट्रेस में आ जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो अब पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए दोनों चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, एक तो पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स और दूसरा जो है वो साइज ऑफ द ओवेरियन सिस्ट। और ओवेरियन सिस्ट के साइज के साथ साथ इसके टाइप को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप की है। इन सब बातों को सोचने के बाद ही कोई गायनेकोलॉजिस्ट या फिर सर्जन आपके ट्रीटमेंट को ड्रॉ करता है कि आपको सर्जरी की जरूरत है या फिर आपको साथ ही साथ कोई मेडिसिन के साथ आप ठीक हो सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन जो आप हमेशा हमसे पूछते हो कि क्या हमें सर्जरी के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, 4 ऐसे जो मैं आपको गाइडलाइंस बताऊंगा जिसको कंसिडर करके आप सर्जरी के बारे में सोच सकते हो। फर्स्ट जो सिम्टम है वो है कि अगर ओवेरियन सिस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा तेज पेन करे, लोअर एब्डोमिनल पेन करे, अगर ऐसी पेन हो तो पेशेंट को डेफिनेटली सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा पेन हो। दूसरा जो गाइडलाइन है कि अगर पेशेंट को बार बार पीरियड्स आने के बाद भी उसका सिस्ट जो खुद से डिसॉल्व ना हो तो भी उसको सर्जरी एडवाइजेबल होती है। चाहे कम से कम हमें 3 से 4 पीरियड्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट का जो सिस्ट है वो साइज में डिक्रीज हुई है या फिर वो खुद ब खुद जा रही है, कम हो रही है कि नहीं हो रही। और अगर ओवेरियन सिस्ट का जो साइज है कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही जाए, जैसे कि मैंने टेरेडोमास के केस में कहा, तो अगर ऐसी कंडीशन में पेशेंट ओवेरियन सिस्ट का साइज बढ़ता ही जाए तो भी ये एक चिंता का विषय है और हमें सर्जरी के बारे में कंसिडर करना चाहिए। अगर ओवेरियन सिस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैंसरस है तो इसकी डायरेक्ट इंडिकेशन है कि उसकी तुरंत सर्जरी करवा लेनी चाहिए। इसीलिए अब ओवेरियन सिस्ट को कभी भी हल्के में ना लेकर हमें इसको बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर से चेकअप करवाना चाहिए और साथ ही साथ एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से भी सलाह लेनी चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट लाइन कैसे सेटअप हो। तो दोस्तों, ये सब बातें थी अलग अलग प्रकार के ओवेरियन सिस्ट के और इसके साइज के बारे में, और कैसे हम इन ओवेरियन सिस्ट के लिए ट्रीटमेंट का प्लान कर सकते हैं, कौन सा साइज कितना खतरनाक हो सकता है और कौन सी सिस्ट जो है कितने साइज तक बढ़ सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये डिटेल्ड वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रही है तो ये आपके मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी कि आपके लिए ये हेल्प कर रही है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा के जाइए, जिससे कि हमारे हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।